हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का। तो कल हमने आपको बताया, कल हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी थी। जस्ट अ मिनट। जिसका एग्जांपल हमने आपको दिया था सिल्क रूट का। मतलब आज प्रेजेंट टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया है, अभी हो भी रहा है, बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। बट एंशियंट टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये वाला प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं। ये हमारा शुरू से चलता आ रहा है, बहुत एंशियंट ट्रेडिशन है हमारा। इसका हमने आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी थी। सिल्क रूट का एग्जांपल दिया था हमने ट्रेड का एग्जांपल दिया था, कुछ डिजीज़ वगैरह थे उनके, कुछ कल्चरल एक्सचेंज का भी एग्जांपल दिया था, फूड के बारे में बात करके। एंड देन कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड हमने देख लिया था। अभी जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट हुए थे, अमेरिका का कोलोनाइजेशन, हमने ये भी देखा था। आज हम बात करेंगे 19th सेंचुरी के बारे में। फ्रॉम द पीरियड ऑनवर्ड्स 1815 टू 1914, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने को था तब, क्योंकि सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ है, 1918 में एंड हुआ है। तो अभी इस वाले टाइम पीरियड में क्या चल रहा था? टाइम ऑब्वियस ही बात है आगे बढ़ गया है। कल तक हम लोग 15 सेंचुरी के बारे में बात कर रहे थे, आज हम लोग 19 सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये पूरे दुनिया के लिए एक चेंजिंग वाला टाइम पीरियड था। इकोनॉमिक वे में देखो, पॉलिटिकल में देखो, सोशल में देखो, कल्चरल में देखो, या फिर आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में देखो। स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखो तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग वाला टाइम पीरियड था। ठीक है, इन सब में प्रोग्रेस हुआ। और वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी कुछ हैं, ये सारे फैक्टर्स ने, जितने भी ये सारे फैक्टर्स वगैरह हैं, सब ने इंटरेक्ट करा, हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा। और हमारे जो एक्सटर्नल रिलेशन है, ऐसा नहीं कि इंडिया के किसी के साथ रिलेशन है, नहीं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के साथ, एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको रीशेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। देन अगेन इकोनॉमिस्ट जो थे, एक सेकेंड, हाँ, इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने 3 टाइप के मूवमेंट या फिर 3 टाइप के फ्लोज को उन्होंने डिस्कवर करा, आइडेंटिफाई करा। बेसिकली डिस्कवर तो नहीं करा, ठीक है, आइडेंटिफाई करा। उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए ये आइडेंटिफाई करा था। पहला जिसमें से था द फ्लो ऑफ ट्रेड, जो कि 19 सेंचुरी में एक लिमिट से ज़्यादा होने लगा था, बिकॉज लोग भी ट्रेड वगैरह कर रहे थे। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते आते थे, कुछ लोग वहीं पे सेटल हो जाया करते थे, कुछ लोग आते भी थे वापस अपने अपने कंट्री में। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, उन सब का ट्रेड बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा था। स्पेशली जो कल्टिवेशन हो रही थी, जो क्रॉप का जो ट्रेड है, एग्रीकल्चरल जो ट्रेड है, वो बहुत सरप्लस में होने लगा था। एग्जाम्पल के लिए आप वीट ले सकते हो, ठीक है। और ऑफकोर्स जो क्लोथ्स थे, उनका भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था। कोमोडिटीज़ हो या फिर खाने पीने का सामान हो, सभी का ट्रेड हुआ करता था। द सेकेंड फ्लो इज फ्लो ऑफ लेबर, जो माइग्रेशन हुआ करता था इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोग जाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे। जो फ्लो ऑफ लेबर है, जो ये सेकेंड वाला है, इस बारे में हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, आते हैं इस पर। थर्ड वाला जो मूवमेंट है, वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। जब लोग कहीं कुछ टाइम के लिए जाते थे, बहुत दूर जाते थे कुछ टाइम के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से जाते थे, या फिर घूमने चले गए, ठीक है। तो वो भी तो कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा ना वहाँ पे। अगर घूमने गए तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर किसी काम से गए तो हो सकता है अपने काम में बिजी होंगे, बट स्टिल उसके बाद भी हो जाता है। अगर लोग घूमने गए हैं तो बिल्कुल ही आसपास के एरियाज़ में घूमेंगे, वहाँ से भी तो कल्चरल एक्सचेंज एक लिमिट से ज़्यादा होगा ना। नाउ इन तीनों फ्लोज में से यहाँ देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें से जो ये सेकेंड वाला था ना, द फ्लो ऑफ लेबर, ये थोड़ा सा हार्ड हुआ करता था। क्यों हार्ड? इन द सेंस कि इसमें मुश्किलें आया करती थी। आप सामान को लेके जा सकते हो, अगर आप अकेले हो, अगर आपके अंडर में एक इंडस्ट्री है, आप उसको उसमें जो सामान बन रहे हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आप उसको लेके जा सकते हो दूसरे कंट्री में। बट व्हाट अबाउट लेबर? आप इकट्ठे एक ज़्यादा इतने सारे से लोग को कहाँ ही लेके जाओगे? आपके पास खुद भी उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, आप खुद भी कैपेबल होने चाहिए कि आप इतने लोगों को लेकर के जाओ, फिर वहाँ पे इनसे जाके लेबर वाला काम करवाओ, ठीक है। तो ये जो क्या नाम है, जो लेबर का जो फ्लो रहा है, लेबर का जो ये माइग्रेशन रहा है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एक इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो भी हार्ड रहा है। दूसरा इसका पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई खुद ही नौकरी की तलाश में जा रहा है कहीं इधर से उधर, आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, बट ये आज के टाइम की बात नहीं हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी के लिए भी जब लोग माइग्रेट किया करते थे, ठीक है, मतलब इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कहीं से कोई तो जॉब मिल जाए, तो सोचो कौन लोग माइग्रेट करेंगे? जिनको अपने कंट्री में रह करके या फिर अपने एरिया में रह करके, जिनको अपना लिवलीहुड वो नहीं चला पा रहा है, जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वही लोग तो जाएंगे ना। तो
पहले से ही उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, क्या ही गारंटी है कि वो दूसरी जगह पे जाके उनको नौकरी मिल ही जाएगी, और क्या ही गारंटी है अगर मिल भी गई तो वो लोग अपना लिवलीहुड अच्छे से चला पाएंगे। क्योंकि जहाँ ये लोग जाते थे, जो ये लेबरर्स थे पहले जहाँ जाते थे, वहाँ के लोगों को पता होता था कि इनके पास प्रॉब्लम है तभी आए हैं। इनको आप कम वेजेस पे भी रखोगे तो भी ये लोग चुपचाप से रह लेंगे, ये लोग कोई भी शिकायत वगैरह नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे कम वेजेस पे आपने हमें क्यों रखा, हम इतनी दूर से आए हैं। तो इन लोगों को जो भी मिलता था वो लोग ये लोग एक्सेप्ट करते थे। वो बहुत बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारी बर्बादी हो रही है। और बर्बादी किया भी करते थे ये लोग। स्टार्टिंग में सब अच्छा अच्छा होता था। हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, जब अभी इंडिया पे आएंगे तो उस बारे में बात करेंगे। इंडेंचर्ड लेबर के बारे में हम आपको बताएंगे, वहाँ पे ऐसे सीन हुआ करते थे। तो उसका एग्जांपल हम थोड़ी देर में आके देखेंगे, उसके ऊपर आएंगे। चलो थोड़ा सा फूड के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं, ठीक है। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। देखो, फूड प्रोडक्शन की बात करें और कंजप्शन की बात करें तो उस टाइम पे यूरोप में इसका भी पैटर्न चेंज हो रहा था। अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखो तो जो कंट्रीज़ होते हैं ना, वो हमेशा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू फूड, या फिर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। वो हमेशा चाहता है कि हमारे देश में कभी भी खाने पीने की कमी ना हो। जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, लाइक रोटी कपड़ा मकान, स्पेशली ये तीनों कंप्लीट हो जाए। और अगर खाने की बात आ जाए, ठीक है, मीन्स रोटी मीन्स कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात आ जाए, तो वो सारी कंट्रीज़, इवन आज भी सब लोग चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री हो इस मामले में एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो, कि लोगों को कभी दिक्कत ना आए। बट 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की सेल्फ सफिशिएंसी जो थी फूड में वो गिरती जा रही थी। मीन्स उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो उससे बहुत नीचे जा रही थी। लोग इतने ज़्यादा हैं, आपके पास उतने रिजर्व में उतने फूड भी नहीं है कि आप लोगों को फीड कर पाओ, ठीक है। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इस वजह से भी ये वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। पॉपुलेशन बढ़ रहा था। लेट 18 सेंचुरी से ही ब्रिटेन का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा फूड ग्रेन्स की डिमांड भी अपने आप में ही बढ़ी जाएगी ब्रिटेन में। अर्बन जो सेंटर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, नए नए इंडस्ट्रीज़ बनते जा रहे थे, वो भी ग्रो हो रहे थे, मतलब डेवलप हो रहे थे। जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो फूड, अब जब इतनी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है खाने के दाम भी तो बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि सब कुछ बढ़ रहा है, आप खाने को एक ही दाम पे सेल कर रहे हो, फिर तो आपका लॉस होगा ना। जब फूड प्राइसेस बढ़ने लगे तो प्रेशर में आकर के जो लैंडेड ग्रुप्स थे उन्होंने जो गवर्नमेंट को बोला, उन्होंने स्पेशली वहाँ का जो गवर्नमेंट था ब्रिटेन का एट दैट टाइम, उन्होंने कॉर्न लॉ लेकर के आए। वो मीन्स जो इम्पोर्ट है कॉर्न पर, कॉर्न का जो इम्पोर्ट होता है उस पर उन्होंने बैन लगा दिया, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और जब ये वो रूल लेकर के आए तो इसको वहाँ पे कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। बट आप देखोगे जब ये कॉर्न लॉ आया तो उससे जो हाई प्राइसेस तो वैसे ही चल रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, क्योंकि ये वही हाई प्राइसेस चलते थे उन सारे प्रोडक्ट्स के जो बाहर से आते थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम मतलब जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है हम वो तो यूज़ कर रहे हैं, बट उसके जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट्स वगैरह पे। कॉर्न पे ही नहीं करा था, बहुत सारी चीज़ों पे करा था, बट स्पेशली यहाँ पे कॉर्न के बारे में दे रखा है, बिकॉज वहाँ पे जैसे यहाँ पे वीट वगैरह होता है, वहाँ पे कॉर्न वगैरह एट दैट टाइम हुआ करता था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इनसे उनका लॉस हो रहा था, स्पेशली अर्बन ड्वेलर्स जो है उनका। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो कॉर्न लॉज हैं इसको आपको एबॉलिश करना ही पड़ेगा। और जैसे ही कॉर्न लॉ स्क्रैप्ड हुआ उसके बाद देखोगे फूड जो था वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा सस्ते दामों पे। मतलब उस टाइम पे ब्रिटेन को ये पता चल गया था, सीन ये था कि जब खाने का या फिर जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जब उनका इंपोर्ट हुआ करता था तो वो इतने सस्ते दाम पे हुआ करता था कि उसका डबल वहाँ पे यूज़ होता था खेती करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सस्ता होगा, और अगर हम अपने इंडिया में ही खेती करेंगे तो वो उस जितना हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं उसका डबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? मुझे पता भी समझ में नहीं आ रही, अभी आएगी, थोड़ी देर में अभी आएगी। तो कॉर्न लॉ के स्क्रैप होने के बाद में ब्रिटेन को लगा कि जो हम फूड इम्पोर्ट करवा रहे हैं वो तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, इवन उससे तो सस्ता ही पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पे खेती करेंगे उससे सस्ता पड़ रहा है हम जो फूड इम्पोर्ट करवा रहे हैं वो। तो हम एक काम करते हैं, हम खेती करना बंद कर देते हैं, ठीक है, और हम सारे के सारे जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको इम्पोर्ट करवाएंगे। अब सोचिए कहाँ का ही दिमाग है, सेल्फ सफिशेंसी नाम की चीज़ है ही नहीं इनके अंदर में। और जैसे ही ये हुआ, जिस वजह से, क्योंकि जब वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था ब्रिटेन में, तो बहुत सारे से लोग ऐसे थे, जो मेन थी, जो वेमेन थे, जो लोअर कास्ट के थे, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो रहते थे, वो इन सब सारे काम में इंडल्ज हुआ करते थे। तो जैसे ये क्या बोलते हैं, आई वॉज टेलिंग समथिंग, हाँ, जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, इंपोर्ट्स वगैरह होने लगे, और जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बैन हो गया, बैन तो नहीं हुआ था खैर, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, जब वहाँ से सस्ते में काम चल रहा है तो हमें अपने खुद के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कल्टिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
जैसे ये हुआ, थाउजेंड्स ऑफ मेन हैं एंड वुमेन्स हैं, वो उन्होंने अपनी जॉब खो दी, उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, उनको माइग्रेट करना पड़ा इधर से उधर। बहुत सारे लोग इधर उधर की सिटीज़ में गए, बहुत सारे लोग ओवरसीज़ को भी क्रॉस करके अलग कंट्री में चले गए। अच्छा, इस टाइम तक जो ब्रिटेन था वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया को, ऑब्वियसली इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको अपना कॉलोनी बना के रखा हुआ था। तो ये लोग इंपोर्ट क्या करवाते थे, क्यों वहाँ से इतना इंपोर्ट सस्ता होता था यूरोप में? क्योंकि जब ये लोग यहाँ से फूड वगैरह, स्पाइसेस वगैरह भेजते थे ना, तो बहुत ही सस्ते दाम पे भेजते थे, जस्ट बिकॉज कि जिस भी कंट्री से जाता था, ठीक है, इंडिया वगैरह हो गया या फिर साउथ अफ्रीका, कुछ भी हो गया, वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाते होंगे, हमारे इंडिया से स्पाइसेस लेके गए हैं, तो सस्ते दाम पे इसलिए जाता था क्योंकि ये लोग यहीं पे तो ये लोग राज कर रहे थे ना आके, तो सब कुछ इन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ करता था। और जैसे ही फूड की प्राइसेस कम हुई, जो कंजप्शन था ब्रिटेन में वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब एक टाइम पे फूड की प्राइसेस ज़्यादा हुई क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और जैसे ही ये चीप फूड आने लगा, इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन में, तो जो खाने के जो दाम थे वो गिरने लगे, और वैसे ही जो कंजप्शन था ब्रिटेन का वो बढ़ने लगा। आप देखोगे मिड 19th सेंचुरी में ना, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ब्रिटेन की वो भी बहुत ज़्यादा हुई, और जिसकी वजह से इनकम भी बढ़ने लगे लोगों के, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो इनकम भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इनकम बढ़ेगा तो फूड को और भी ज़्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में जैसे कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सारे के सारे लैंड वगैरह क्लियर कर दिए गए, और यहाँ पे कहा गया कि आप लोग फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाइए टू मीट दैट ब्रिटिश डिमांड। मतलब आपको हमारी डिमांड पूरी करनी है तो आपको अपने एरिया की जो फूड की प्रोडक्शन है वो बढ़ानी पड़ेगी। तुमसे खुद तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम दूसरे कंट्री को बोल रहे हो आकर के कि या तुम दूसरे कंट्री को आकर के बोल रहे हो कि अपनी हमारी फूड की जो डिमांड बढ़ रही है उसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करिए, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारी कॉलोनी है। अच्छा, अभी चलो इतना तो बोल दिया कि आप लैंड वगैरह को क्लियर करिए, डिफॉरेस्टेशन कीजिए, इसका देखना ना रिपरकशन कितना आएगा, बहुत ज़्यादा सा। लैंड को क्लियर करने पर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा क्या? तो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल होंगे वो अफेक्ट नहीं होंगे क्या? हमने बता रखा है बहुत सारे से चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देख के, वरना इसको भी स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। इन्होंने लैंड को क्लियर करने की बात करी एग्रीकल्चर के लिए, चलो कोई बात नहीं, नहीं कोई बात तो नहीं, बट खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अब आपने लैंड को क्लियर करवाया, वहाँ पे आप कुछ कल्टीवेट करवाओगे, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए जो भी कुछ है, आपको रेलवेज़ लगेंगे, शिप्स लगेंगे, आपका पैसा खर्च होगा, आपको लेबर लगेंगे, आप ये कहाँ से लेके आओगे? तो वहीं के लोगों को आप पकड़ते थे, वो लोग वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगा दिया करते थे कि लोगों को जानबूझ के काम करना पड़ता था। तो रेलवेज़ का भी लिंक होता था एग्रीकल्चरल रीजन से, फिर वो मतलब खेती में कुछ हुआ, वहाँ से रेलवे में जाएगा, रेलवे से वो पोर्ट में जाएगा, पोर्ट में फिर वो जो नए नए हार्बर्स, मतलब शिप्स वगैरह जो भी बिल्ड हुए हैं, बने हैं, वो उसमें जाएंगे, फिर वो शिप वो कार्गोज के थ्रू होते 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 वो ब्रिटेन में जाएगा, ठीक है। और जो लोग थे जो कल्टीवेट करते थे, उनको अपने फील्ड के आसपास वाले एरिया में जहाँ पे वो कल्टीवेट करते थे, उनको वहीं पे रहना पड़ता था। मतलब अगर उनका घर वहाँ पे नहीं है तो उनको वहाँ पे भी अपनी सेटलमेंट्स बनानी पड़ती थी। इन सारे चीज़ों के पीछे उनको क्या लगेगा? कैपिटल और लेबर। कैपिटल कहाँ से आएगा? लंदन से। चलो ठीक है, ये काम तो अच्छा करा, नॉट ऑब्वियसली, मतलब पूरा ऐसा नहीं था कि पूरा खर्चा लंदन वाले उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लूटने का काम करा इन लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज़ को, तो वहाँ से भी। और लंदन में पैसा कहाँ से जाएगा? सारे कंट्रीज़ को बर्बाद करके जो पैसा लंदन ही तो भेजते थे वो लोग, तो फिर वहीं से आएगा, ठीक है। तो जो कैपिटल जो आता था वो लंदन से आता था। जो डिमांड थी लेबर की, वो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो लोग माइग्रेट किया करते थे, जो साउथ अफ्रीका से प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, इन सब के थ्रू आप अपनी लेबर की डिमांड कंप्लीट करोगे। नियरली आप देखोगे 50 मिलियन लोग ऐसे थे जो यूरोप से अमेरिका गए थे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया गए थे 19th सेंचुरी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 150 मिलियन का एस्टिमेट लगाया जा सकता है। इतने लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, ओवरसीज़ को इन्होंने क्रॉस करा, ओशंस को क्रॉस करा, और बेटर फ्यूचर के तलाश में ये लोग दूसरे कंट्री में गए, या फिर आप देखोगे डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में गए, ठीक है, ओके। सो उसके बाद में आप देखोगे 1890s वाला जब टाइम पीरियड आया, तो वहाँ पे ग्लोबल जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसने एक अलग सा शेप ले लिया, क्योंकि वहाँ पे लेबर वगैरह सबकी नीड पड़ती थी, ठीक है। अब इनकी सारी नीड पूरी हो भी रही थी, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी थी, इकोलॉजी भी ठीक ठाक थी, कैपिटल फ्लोज भी कर रहे थे अच्छे खासे। जो फूड पहले जो फूड था वो आसपास के एरिया में, यूरोप जो ब्रिटेन वाले हैं, लंदन के जो लोग हैं, ब्रिटेन के, ऑब्वियसली सब एक ही है, यूरोप का जो पार्ट है सब, वो लोग कल्टीवेट कर लेते थे। अभी क्या सीन था, अब जो जो खाना आ रहा है वो हज़ारों मील दूर से आ रहा है। अब उसके लिए हमें चाहिए पीजेंट्स वगैरह चाहिए लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, एग्रीकल्चरल वर्कर चाहिए, उसके बाद में
ऑब्वियसली बात है, सबको जानबूझ के फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था इनका भी। ऐसा नहीं था कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से जाते थे, कुछ लोग जाते थे अपनी मर्ज़ी से जिनको काम वाम की नीड होती थी, जिनके बेसिक नेसेसिटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से जाते थे। तो मैं बता रही थी एग्रीकल्चरल वर्कर की नीड थी, जो कि अभी लार्ज स्केल पे, लार्ज फार्म पे वो काम कर रहे थे, उनको उतने वेजेस भी नहीं मिलते थे, ठीक है। फिर वो रेलवेज़ में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग से वर्कर लगते थे, रेलवेज़ से फिर उतार के शिप्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग से वर्कर लगते थे उनको। अभी जैसे मैंने बताया कि वो लो पेड वर्कर्स ही हुआ करते थे, जो कि साउदर्न यूरोप से आए थे, एशिया से, अफ्रीका से, कैरेबियन से आए गए लोग थे, ठीक है। कुछ ड्रामेटिक चेंज हुआ था स्मॉलर स्केल पे, जो कि अभी ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी हो रखा है, ठीक है। वेस्ट पंजाब में आप देखोगे, अभी तो पाकिस्तान में है, तो आप देखोगे पाकिस्तान वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक इरिगेशन कैनाल को बिल्ड करा, मतलब एक नेटवर्क बिल्ड करा इरिगेशन कैनाल का। क्या चाहते थे ये लोग, जो सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड है उनको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना चाहते थे, ताकि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो सके। मैंने कहा है ना कि इनकी डिमांड ऐसे नहीं पूरी होती थी। जितने भी कंट्रीज़ को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ करके रखा था, वहाँ पे इन लोगों ने फोर्सफुली खेती करवाया है। अब सोचो, आप डिजर्टेड लैंड को फर्टाइल लैंड कैसे कन्वर्ट करोगे 2 दिन में? पॉसिबल है क्या ये? नहीं ना। तो फिर इन्होंने कोई चेन ऑफ नेटवर्क इन्होंने बिल्ड करा था इरिगेशन कैनाल का। हाँ, आप कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो बेवकूफ़ी है फिर जो ये लोग कर रहे थे। मतलब इधर से भी ले रहे हैं, उधर से भी ले रहे हैं, आपका एक जगह से पेट नहीं भर रहा है इनका, ठीक है। तो जो इरिगेशन कैनाल्स थे वो बनाए गए, जो सेमी डिजर्ट वेस्ट लैंड थे उनको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको वीट एंड कॉटन चाहिए था वहाँ से इनको, बिकॉज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ग्रो कर रहा था, वहाँ पे कॉटन की नीड थी, जस्ट बिकॉज कपड़े वगैरह बनाने के लिए वीट की नीड थी, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने सारे अपने खेती वेती बंद कर रखी थी, हम दूसरों से मंगा के खाएंगे, ऑब्वियसली यही सीन चल रहा था। तो जो नए कैनाल्स इन लोगों ने बनाए थे, जो एरिया इरिगेट हो रहा था उन नए कैनाल्स के थ्रू, उनको उनका में इन लोगों ने पर्टिकुलर नामकरण कर दिया, उनको बोला कैनाल कॉलोनीज़ इन्होंने बोला। मतलब जो एरिया इन लोगों ने न्यू कैनाल्स के थ्रू इरिगेट करा है, उस पर्टिकुलर एरिया को इन लोगों ने कैनाल कॉलोनीज़ बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन थे? जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनको भी यहाँ पे रहने के लिए बोल दिया गया। तो उनके लिए क्या है, होम वगैरह बनाने पड़ेंगे, सेटलमेंट्स वगैरह बनानी पड़ेगी, उसमें भी खर्चा जाएगा। ये चीज़ें बस वेस्टर्न पंजाब में नहीं हुई, बहुत सारी जगह पे। ऑफकोर्स फूड भी एक है इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आप समझो। एक सिमिलर ये स्टोरी है, ठीक है। कॉटन के तौर पर आप समझ सकते हो, कॉटन के बारे में मैं बताती हूँ। कॉटन जो था ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल में यहाँ से जाता था, रबर वगैरह सब कुछ जाता था, और जितनी भी प्रोडक्शन थी, जो कमोडिटीज़ की जितनी भी प्रोडक्शन होती थी, वो डेवलप करा हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जा रही थी, तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। तो यहाँ से और भी सारी चीज़ें लेके जाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया इंडिया में कि आपको बनाना पड़ेगा। और आप देखोगे 1820 से लेकर के 1914 तक, जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, तब तक इंडिया में जो ये सप्लाई वाला जो काम है, मीन्स जो प्रोडक्शन का जो आगे बढ़ा था, डेवलपमेंट हुआ था, वो 25 से 40 टाइम्स हो गया। नियरली आप देखो 60% जो ट्रेड था वो प्राइमरी प्रोडक्ट से ही मिलके बना था। दैट इज़ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, वीट, कॉटन, मिनरल्स, जैसे कि कोल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हुआ था। ब्रिटेन वालों ने क्या रखा था कि हम खेती नहीं करेंगे, हम दूसरों जगह से मंगा के खाएंगे। मतलब हम इम्पोर्ट करवाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। सस्ता क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जहाँ से वो मंगा रहे हैं वहाँ पे वो लोग खुद ही अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर रखे हैं, तो वो लोग फोर्स करते थे कि नहीं, हम इतने दाम में नहीं लेंगे, हम इससे कम दाम में लेंगे, और अब आप हमारे सिवा किसी और को बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो रखी थी, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने कॉलोनीज़ बनाए थे, वो वहाँ से नॉट खरीद के, और वैसी बात है चीप रेट पे खरीद के खाते थे। मतलब इतना तो चीप हुआ ही करता था कि अगर अपनी जगह पे खेती करोगे, उसका डबल, दोगुना, तिगुना, चौगुना पैसे लग जाएंगे, ठीक है। इस वजह से इन लोगों ने अपने जगह पे खेती वेती करना बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें करी, और अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ से हो पाया, लाइक डिफॉरेस्टेशन करवाओ, जो वेस्ट लैंड है उनको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करवाओ। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है, या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ के ट्राइबल पीपल पे क्या अफेक्ट होगा, क्या नहीं, इनके जो मन में आता था वो करते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। और जो सेटलमेंट्स बनाने में पैसे लगे थे, ऑब्वियसली उनमें थोड़े बहुत फंडिंग करते थे, बट ऐसा नहीं था कि सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने खुद ही करी, और अगर करते भी थे तो बाद में पीजेंट्स जो थे उनसे वो वापस निकलवा भी लेते थे। आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप देखोगे
सॉरी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने बोल दिया, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा है सारी चीज़ में, मैंने इसके बारे में बात करती हूँ अब। रेलवेज, स्टीम शिप्स और जो टेलीग्राफ हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो तीनों चीज़ है जब इनका इन्वेंशन हुआ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो 19th सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड ऐसे जाके ट्रांसफॉर्म हुआ जस्ट बिकॉज रेलवेज, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ के इन्वेंशन की वजह से। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए ना, एडवांसमेंट्स हुए, वो अभी जैसे हमने बात करी पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, सोशल फैक्टर के बारे में, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी देखते हैं। सोशल पे थोड़ा सा हम लोगों ने कम गए, अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक ज़्यादा देख लिया, ट्रेड वगैरह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो कॉलोनाइजेशन थे ना, जहाँ जहाँ पे भी इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, वहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। नॉट वहाँ पे, ब्रिटेन में हो रहे थे, और जहाँ पे इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा था कंट्री को, जिन जिन कंट्री को, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में वहाँ ये लोग इम्प्रूवमेंट करवा रहे थे, लाइक फास्टर रेलवेज़, जो वैगन है, जो लार्जर शिप है, जो वैगन है उसको लाइट कर दो, लाइट वेट कर दो, जो लार्ज शिप है उनको ऐसा करो कि उसमें ज़्यादा फूड आ जाए, बहुत ही सस्ते दामों पे ज़्यादा फूड आ जाए। मतलब होता है ना कि कम चीज़ है उसमें ये लोग ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े शिप्स हैं, थोड़े से उसको और बड़े बनवा दें, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी अच्छी कर दें, और उसको ऐसा कर दें कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से हमारे फाइनल मार्केट में पहुँच जाए। इन लोग का अभी इतने से पेट भी नहीं भर रहा था, वॉटेवर। अभी आगे चलते हैं इसके। देखो, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अभी अभी जो मैंने बताया आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझो कि ये जो रेलवेज़ हैं, एक सेकेंड, ये जो रेलवेज़ हैं, स्टीम शिप्स, जो टेलीग्राफ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करा है। देन अगेन, अभी जैसे हमने बताया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने देखे। ट्रेड इन मीट का हम एक गुड एग्जांपल देते हैं आपको, रुको। जो ये मीट था ना, वो इस एरिया से, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से इधर जाता था ब्रिटेन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका वगैरह से जाता था। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 10 जगह के लोग बीफ खा रहे हैं तो हम इंडियंस भी खाएं। इंडियंस तो नहीं खाते थे ना, तो ये एग्जांपल देती हूँ। देखो, 1817 तक क्या हुआ, जो एनिमल्स थे ना, वो उनको शिप में भर दिया जाता था, अमेरिका से उनको यूरोप लेके जाया जाता था। फिर यूरोप में जाकर के उनको स्लॉटर करा जाता था। जब वो जो एनिमल्स जो थे, जब वहाँ पे पहुँच जाते थे, तब प्राइसेस थोड़े से हाई हुआ करते थे, बट कोई बात नहीं। उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी अच्छी खासी हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी थी, तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से हो रही थी। इन लोगों को बाद में पता चला, जब शिप्स वहाँ पे जब जाने लगे, तो इन लोगों को धीरे धीरे इन लोगों ने ये पता करा कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो वो वोएज होते हैं ना, उनमें मतलब शिप्स जो होते हैं, वो उनके वेट की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, तो वो उनकी वजह से, और बहुत लॉन्ग टाइम तक ट्रैवल करने की वजह से, जो आधे एनिमल्स हैं वो रास्ते में ही मर जाते हैं, या फिर उनका जो वेट है वो कम हो जाता है, और वो अनफिट हो जाते हैं खाने के लिए। अब मतलब हम उनको नहीं खा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इनको इतनी ज़्यादा तलब मच रही थी खाने की, अपनी जगह पे तो कल्टीवेट नहीं करवाओगे, और ये खा भी रहे हो तो क्या, भेड़ बकरी खा रहे हो, कोई खाने वाली चीज़ थोड़ी है। तो इन्होंने क्या करा, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना शिप में, वो बनाने चालू करे। और अब इन्होंने क्या करा, जहाँ जिस भी फैक्ट्री से जो एनिमल्स जाते थे, उसी फैक्ट्री में पहले एनिमल्स को कट करके उन सारे जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स हुआ करती थी, उसमें भर के ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस लेके जाया जाता था। नाउ एनिमल्स, अभी जैसे मैंने बताया कि जो फूड का जहाँ से फूड पैक होता था, ठीक है, वो वहीं से स्लॉटर करे जाते थे। मतलब अमेरिका में ही, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड, जहाँ से भी आप उन एनिमल्स को लेकर के आए हो, वहीं पे आप कट करोगे, फिर ट्रांसपोर्ट करोगे यूरोप में एज अ फ्रोजन मीट। तो वहाँ के लोग इसको बना बना के खाते थे। पता नहीं बना के खाते थे कि कच्चा खा जाते थे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मसाले वसाले इन लोगों को खाने की हैबिट कभी थी नहीं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता था बेसिकली इन लोगों से। ये सीरियस बात बता रही हूँ मैं, इधर कोई जोक वोक नहीं कर रही हूँ, सच है ये। जो यूरोप में जो पुअर पीपल थे, वो ढंग की अभी थोड़ी डाइट वगैरह लेने लगे। जो पहले की जो मोनोटनी थी, लाइक ब्रेड थी, पटेटोज़ थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी, उनमें अब मीट भी ऐड हो गया, बटर भी ऐड हो गया, एग्स वगैरह भी ऐड हो गए उनकी डाइट में। उनकी लिविंग कंडीशन जो थी वो बेटर होने लगी, सोशल पीस वगैरह आ गया कंट्री में, और इम्पेरियलिज्म के लिए उनका जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सोचो, आप दूसरे का छीन के खा रहे हो, क्या ही पीस आप लेके आओगे यार। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अगर लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म के बारे में। इस पर हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो ट्रेड था वो फ्लरिश कर रहा था पूरे मार्केट में। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। 19th सेंचुरी में जो ट्रेड था वो ब्रिटेन में एक लिमिट से ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा से प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। बट प्रॉब्लम ये हुई, कुछ तबके ऐसे थे जो अमीर थे तो वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ तबके ऐसे थे जो गरीब थे तो वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए, ठीक है। मतलब अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। फिर बात करेंगे अफ्रीका के बारे में, कैसे इन लोगों ने अफ्रीका को डिवाइड करा, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में इस बारे में बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 में। और वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन गाइज।
सो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा बिकॉज लेवल बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम का। और हमें आपको गारंटी दिलाते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम, अगर हमारी बात मानोगे तो, मीन्स नॉट हमारी, अगर आप सर की बात मानोगे तो। यहाँ पे टीचर्स दिख रहे हैं बट कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, पर्सनल मेंटरशिप सर की खुद प्रोवाइड होती है। सो हरी अप गाइस, लेट मत करो, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।